अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा गिलानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिंदगी ऑन कैमरा। जिंदगी ऑन कैमरा के साथ आज जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसकी वॉइस ओवर मजबूरी मुझे इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। जितनी भी कोशिश की कि क्लियर वॉइस हो, लेकिन इसके बावजूद बाहर हमें पतीसे वालों ने और मस्जिदों के स्पीकर उन पे तो मेरा नहीं कहना गिला बनता, लेकिन फिर भी टाइमिंग की वजह से मतलब बार बार कोई किसी वजह से बोल रहा था स्पीकर में अजान के अलावा। और इसके अलावा और भी काफ़ी सिचुएशंस ऐसी थी कि कुछ माशाल्लाह हम इस तरह के नहीं कर रहे कि उन्होंने म्यूज़िक लाउड स्पीकर पे लगा दिया। ये तमाम तर रीज़न की वजह से अब मुझे मजबूरतन अपनी वॉइस ओवर करना पड़ रही है। ये हमारी मैडम तलत साहिबा हैं। इन्होंने आज से 2 साल पहले अपने ये स्कूल का आगाज़ किया था, स्कूल ओपनिंग की। और स्टार्ट में इन्होंने ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये मैरिड है, ये भी किसी की बहन है, बेटी और बीवी है। माशाल्लाह इनके 3 बच्चे हैं। ये मैरिड होने के बावजूद इन्होंने अपने स्कूल का सोचा कि मैं स्कूल बनाऊं और मैं आगे अपने इल्म को पहुंचा सकूं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये शेखपुरा के अंदर इनका स्कूल मौजूद है, खालिद रोड पर। इनका मैं एंड पे पोस्टर वगैरह भी लगा दूंगी जो इनके स्कूल का नाम है। इस बंदी ने जब स्टार्ट लिया खुद से, मतलब इन्वेस्टमेंट के टाइम कोई बंदा इसके साथ नहीं था। इवन कि इसके शोहर ने भी कहा था कि अभी मैं आपको ये सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो सूरत हाल, हर बंदा ये सोचता है कि ये क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा, स्कूल तो ऑलरेडी पहले भी चल रहे हैं और फीमेल कोई काम भी नहीं कर सकती, फीमेल है ये वो, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। खैर बहरकफ जैसे भी था, उन्होंने अपनी जो भी उनकी सेविंग थी उससे उन्होंने स्कूल अपना कंटिन्यू किया, स्कूल ओपन किया। करते करते जब बेचारी ने 2 साल तक उसके गुजर गए, बच्चों की तादाद बढ़ गई, तो जिनसे रेंट पे उसने वो जगह ली है, रेंट पे स्कूल बनाया हुआ था, उनके जो मालिक मकान थे उसका फिर दिमाग जिसे कहते हैं कि हर बंदे का जब कोई आपकी जगह की वैल्यू बनना शुरू हो जाती है तो वो खराब होना शुरू हो जाता है उनका दिमाग। वो कहते हैं कि हमें वापस कर दें। उस बंदे ने कहा कि आप जगह छोड़ दें, हमने तो खुद इरादा किया कि हम यहाँ पे स्कूल बनाने लगे। बड़ी मुश्किल से क्या कि उन्हें हाफ पोर्शन उनको रहाइश के लिए दे दिया कि नहीं, मैंने ना ये स्कूल नहीं छोड़ना। ज़ाहिर एक बंदी ने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, फिर कहीं जाके ये इस मुकाम पर पहुंची हैं कि अब इनकी तादाद भी बढ़ गई है। और ये बंदी घर में भी टाइम दे रही है, स्कूल में भी आ रही है, और बाकी जो टीचर्स थी, और इनका मकसद बेसिकली यही था कि ये कह रही थी कि मैं गवर्नमेंट में खुद पढ़ी हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं, मैं सबको नहीं कह रही, ओवरऑल बात कर रही, मोस्टली जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं उनसे मुझे भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। ये इस्लामिया स्कूल का मैं वाकया बताती हूँ, आज से 1 साल पुरानी बात है। मेरा भांजा उधर पढ़ने जाता था, तो सर ने उसे कहा कि बेटा तुमने पढ़ के क्या करना है, आराम से घर बैठो, आपका काम अपने घर का कारोबार, अपने मतलब मेरे साथ स्टूडियो का वो साथ दे, तो पढ़ाई उसने करके क्या करनी है। वो बच्चा अगले दिन स्कूल ही नहीं गया। मुझे 2-3 दिन बाद उसने बात बताई कि सर ने मुझे ये कहा था, तो मैं क्यों जाऊं जी, फायदा जब जाने का। उधर जाके सर कह रहे हैं पहली बात तो तादाद, उसने काफी और भी चीजें बताई। अब मैं स्कूल गई, मैंने जाके सर से बात की, मैंने कहा सर देखिए, आपका काम है बच्चे को पढ़ाना, ना कि उसके फ्यूचर के बारे में उसे ये बताना कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। हमने घर से बच्चे को, मैंने 10,000 रुपया लगा के, बुक्स भी उन्हें नहीं मिली थी गवर्नमेंट की, वो भी मैंने अपने से अफोर्ड की, सारा कुछ अपने से करने के बाद उस बच्चे को स्कूल भेजा है। और आगे से आपने ये बात उसे कह दी कि तुमने पढ़ के क्या करा। मैंने कहा अपनी औलाद के साथ भी आप यही बिहेव करते हैं, उनको कहते हैं कि बेटा आप ना पढ़ो, आपको आप भी घर में बैठ जाओ, आगे से कहते हैं नहीं आप किस लहजे में मेरे से बात करी। मैंने कहा लहजे से मुराद ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैं बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, आपके पास बेचा, आपका आपका फर्ज है कि आप बच्चे को पढ़ाएं, ना कि आपको आप उसे इर्द गिर्द की बातों पे लगाते फिरें। खैर वो ना टीचर अब अपनी नहीं ये कह रहा कि उस सिर्फ हड हरामी थी उस बंदे के अंदर। वो कहना ये चाह रहा था मुझे बातों में कि मैं 30 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ा सकता। अब 30 के अलावा भी ना उसने सिर्फ 17 स्टूडेंट अपने पास बिठाए हुए थे। उन 17 स्टूडेंट को उसने क्या बोला हुआ था, मेरे सामने बैठा, मैंने उसे बाद में अपना तारुफ करवाया, मैं कौन हूँ और मैं किस काम के लिए बैठे, पहले मैं देख रही हूँ क्योंकि उसके पास और भी कोई 2-4 पेरेंट्स आए हुए थे। वो बंदा उन्हें ये कह रहा है कि आप ऐसा करें, आप ना मेरे पास इनको भेज दिया करना ट्यूशन, ये बच्चा आपका बड़ा पॉलिश हो जाएगा। मतलब वो डबल इन्वेस्टमेंट, वो जो सॉरी डबल पैसे गेन कर रहा है कि सैलरी भी ले रहा है और उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब जो बच्चा उसके पास ट्यूशन जा रहा है वो बच्चा ठीक पढ़ रहा है, जब वो ट्यूशन उसी सर के पास पढ़ेगा तो वो ठीक है, जब वो स्कूल में से पढ़ाना पड़ेगा तो उस्ताद को मौत पड़ जाती है उसे पढ़ाने के लिए। माजरत के साथ मैं बहुत सख्त अल्फाज यूज कर रही हूँ साथ के लिए, लेकिन अफसोस है कि गवर्नमेंट के टीचर, सबकी बात नहीं मैं कर रही, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, लेकिन मोस्टली मेल टीचर, फीमेल यही सोचती हैं कि हमें अल्लाह करे ये झूठ ही हो जाए, मैं पढ़ाना ही ना पड़े उन बच्चों को। मेरे सामने वो बंदा बंदा बैठ के उन बच्चों को हमें फजूल में मारी जा रहा है, किसी को वो कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि मैं मुझे 30 कहने के, मुझे 30 तो उसने बोला था कि 30 बच्चे सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 17 स्टूडेंट को सिर्फ वो पढ़ा रहा था। और उनमें से 15 की एडमिशन अपनी अकेडमी में कर चुका था। 2-4 वो बच्चे रह गए थे जिनके पेरेंट्स मेरे आते होते हुए, सॉरी मेरे होते हुए उधर आए थे, और उन्हें वो कह रहा था इनको भी कल से आपने मेरे पास ट्यूशन भेजना है।
میڈم طلعت نے بھی اسی طرح کا رویہ برداشت کیا. انہوں نے کہا کہ جب میں گورنمنٹ میں تھی تو مجھے بھی وہ وسائل وہ چیزیں میسر نہیں ہوئی جو میں چاہتی تھی کہ میرے ٹیچر اس طریقے سے پڑھائیں. میرے ٹیچرز نے ویسے نہیں پڑھایا. ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ بچے کسی طریقے سے پرائیویٹ پڑھے ہمارے پاس نہ آئیں. کہتی انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے پاس آیا جی کام کرتی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ میرے بچے پرائیویٹ پڑھے کیونکہ گورنمنٹ میں پڑھائی نہیں ہوتی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں خود ایک پرائیویٹ اسکول بنا لوں تاکہ ان کی مائیں وہ عورتیں وہ بہنیں جو اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو, لیکن وہ اچھی تعلیم دلوانے کی خواہش مند ہے کس سے, پرائیویٹ ادارے سے. وہ گورنمنٹ ادارہ جو ہے وہاں پہ وہ بلیو نہیں رکھتی کہ وہاں پہ اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے. انہوں نے پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر بنایا, اسکول بنایا. وہاں پہ اس نے جتنے غریب گھر تھے جو لوگ اپنے بچوں کو مطلب زیادہ فیس بھی نہیں افورڈ کر سکتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی جو ہے نا وہ تعلیم ملے, ان کے لیے انہوں نے پھر اسکول بنایا. پھر وہ تمام عورتیں جو گھروں میں لوگوں کے کام کرتی ہیں, کوئی جاب کرتی ہے, کوئی طرح طرح کے مطلب وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, ان کے جو بچے تھے ان کو پھر انہوں نے ان کا ایڈمیشن کیا اور آج ان کے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم مل رہی ہے. اپنے سے چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے پہلے تقریباً 1 سال تک ان کا لوس میں اسکول چلتا رہا. اس کی ریزن کیا تھی, یہ اپنے سے فیس پے کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, لیکن آؤٹ پٹ میں کیا, کیونکہ ایک بندہ ٹیچر آ رہا کلاس میں 4 بچے ہیں, اس نے سیلری تو پوری لینی ہے, اسے کیا غرض ہے کہ وہ 4 یا 100 بچہ ہے, اس نے اپنا کام کر کے چلے جانا. اب شکر الحمدللہ آج کی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اب کوئی نو لاس نو پروفٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے کہ جو لوگ میرے پاس کام کر رہے تھے یا جو آبادی کے باقی لوگ ہیں ان کی فیمیل بڑی خوش ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے. بس اسی نظریات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو معذرت کے ساتھ کہ وہ صرف وائس اوور اس کی نا مجھے خود اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ پیچھے بہت زیادہ شور تھا. تو یہ ہے کہ میری کچھ کلاس فیلو کچھ اس طرح کے بھی میرے لوگ ہیں جاننے والے جو فیمیل یہ کہتی ہیں پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے, بعد میں شادی کروانی, بچے سنبھالنے ہیں. تو برائے مہربانی یہ دیکھیں کہ اس بندی کے بھی 3 بچے ہیں, ایک بچہ حافظ قرآن ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ اس ٹائم 10th کلاس کے پیپر دے رہا ہے, ایک بچہ چھوٹا 5 کلاس میں پڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی یہ ٹیچنگ کرتی رہی ہیں اور اپنے گھر کو سنبھالتی رہی ہیں. اب ان کے ہسبینڈ انہیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف یہ فیمیل یہی سوچے کہ پڑھ کے بچے پیدا کرنے ہیں, بعد میں شادی ہو گئی تو ہم نے وہی گھر کے کام کرنے, ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو مہربانی ایسی خواتین کے لیے صرف میرے لیے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ شروع سے ہی نہ پڑھا کریں. آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم ویسٹ کرتی ہیں, اتنی پڑھائی پہ پیسے لگاتی ہیں اور اس کے بعد آپ گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہم نے بھی تو وہی کرنا ہے جو پہلے عورتیں کر رہی تھی. تو بی اگر ایسے ہی ہونا تو آپ گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتی, پھر اتنا علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ. یہ علم مسلمانوں کی میراث ہے, یہ جہاں سے ملے اسے حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اس علم کو آگے تک منتقل کریں. کیا فائدہ اس علم کا جو حاصل کر کے دوسروں کو آپ دیتی نہیں ہیں, ان تک پہنچاتی نہیں, یہی سوچ کے لوگ کیا کہیں گے. یا سب سے پہلی بات جو لوزر لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, ہمیں تو ایسے تھا, ہمیں تو ویسے تھا, مطلب بہانے بہت تلاش کر رہے ہیں. میرے ریزن ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور اینڈ پہ وہ سارا قصور حالات کو ٹھہرا دیتے ہیں, جبکہ ایسے نالائق ترین انسان خود کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ چاہتے نہیں, ان کے اندر اتنی کاہلی سستی ہوتی ہے کہ ہم خود سے کچھ کریں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ جھوٹ ہو جائے, ایسا ہو جائے, کچھ اس طرح کا کچھ ہو جائے کہ ہم یہی کہیں کہ نہیں بھی ہم نے تو اس ریزن کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیچرز تھی, جب میں نے ان کا انٹرویو کیا اور اس میں نے بڑی اچھی سب کا 1 بائی 1 میں نے سب سے پوچھا کہ کیا ریزن تھی, آپ کیوں اسکول ٹیچر اس فیلڈ میں آئی, تو سب نے ایک ہی بات کی کہ فیمیل کے لیے سب سے سیکیور جو ادارہ ہے وہ اس ٹائم ٹیچنگ کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم دوسری فیمیل کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. ان کا اپنے ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا رویہ, بہت اچھا یہ کہتی ہیں کہ کوپریٹ وہ ہمارے ساتھ کرتی ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں وہ ہماری ہیڈ ہے, ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایز اے کولیگ ہی کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی, وہ یہ تھی کہ یہاں پہ نا یہ رشتہ داری والا جو ٹاپک ہے نا, لاسٹ پہ جو ٹیچر تھی اس نے کہا کہ میں پڑھی لکھی ہوں, میں ٹیچنگ کے شعبے میں آئی ہوں, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی. اس کی ریزن کیا ہے کہ میرے رشتہ داروں کو یہ پسند نہیں ہے, مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے, میرے پیرنٹس رشتہ داروں کا کہنا مانتے ہیں. جب بھی میں کچھ کرتی ہوں تو رشتہ دار اٹھ کے کہتے ہیں اس نے پڑھا کے کیا کرنا ہے, اس نے فلانا کام کر کے کیا کرنا ہے. تو یہ رشتہ دار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, یہ رشتہ دار ہوتے کون ہیں؟ نہ یہ برے وقت میں آپ کا کھانے کا اخراجات کو یہ افورڈ کر رہا ہوتا ہے, نہ یہ آپ کے گھر میں کوئی راشن دے رہا ہے, نہ آپ کسی کام میں یہ بندے نہیں آتے. بجائے کام آنے کے یہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے برے وقت کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے باوجود آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, ان کی باتوں میں آتے ہیں اور اپنی بچیوں کو اپنا علم حاصل کرواتے ہیں, نہ ان کو آگے کسی اپرچونٹی میں جانے دیتے ہیں کہ وہ بندی آگے جا کے دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے. کیونکہ ہم نے تو یہ ٹھان رکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کے کہنے پہ چلنا ہے, جو لوگ کہیں گے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. جب یہ لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں تو ہم کسی لحاظ سے ان لوگوں کا سوچتے ہیں.
अब ये रिश्ते दारों वाला इशू तो मैंने हर जगह पे देखा है, अपने घर से लेके बाहर तक। और इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है, हमारे घर वाले ठीक नहीं होते। ये दूसरों का कहना क्यों सुनते हैं, उनका कहना क्यों मानते हैं, अपनी बच्चियों का इल्म नहीं हासिल करवाने देना, और बाकी बेशुमार काम उनसे इसीलिए पीछे रखते हैं। वो कह रहे रिश्तेदार कहते फीमेल ने क्या करना है करके कुछ। हाँ जी, फीमेल ने सिर्फ बच्चे पैदा करने, मर्दों को पैदा करना है। फिर वही मर्द खड़ा होकर बाद में औरत को अकल सिखा रहा होता है, जिसकी वजह से वो दुनिया में आया होता है। आप लोगों ने माजरत के साथ, मैंने बहुत हार्श वर्ड यूज़ किए हैं, उसके लिए माजरत है। लेकिन कोशिश करें आप सब लोग ये कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं, उनको हुनर सिखाएं, उनको कुछ आगे बढ़ने के लिए उनकी सपोर्ट करें, ना कि उनको ये बातें सुनाएं माशरा ये कहेगा, माशरा वो कहेगा। माशरा हमसे ही बनता है ना, हमारी सोच से बनता है। जब हमारी सोच अल्लाह बख्शे इस तरह की है कि हमने खुद को नेगेटिव रखना है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमसे ही सीखेगी ना। जब हम ही इतने नेगेटिव है तो वो हमारे बारे में पॉजिटिव कैसे सोचेंगे। अपनी नस्लों को तबाह कर दिया। ये आज पाकिस्तान, मुझे लगता है कि ये याफ्ता मुल्क हो सकता है, लेकिन ये तरक्की पजीर क्यों है? इसकी रीजन सबसे बड़ी यही है कि इसमें औरतों का तालीम नहीं दिलवाई जाती। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी औरतों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद औरतें सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। बेशुमार औरतें आज भी इस वक्त मौजूद है जिनके ID कार्ड नहीं बने, और उनके 11 बच्चे मौजूद होते हैं। उनको यही नहीं पता। और इतने मेल ऐसे हैं, मैंने उनको पूछा आपकी एज क्या, उन्हें यही नहीं पता होता हमारी एज क्या है। उसकी रीजन क्या, कई देहाती लोग हैं मेल होने के बावजूद उनके ID कार्ड नहीं बने हुए। इसकी सारी रीजन यही होती है कि हमने तालीम से इतनी दूरी अपने आप को रखी हुई है। एक वो वक्त था लोग पोलियो नहीं पिलाने देते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे कि हमारी बच्चियों तो ये बागी हो जाएंगी, हमारी बच्ची तो ये हो जाएंगी, हमारी मतलब मेन चीज ये है कि हमने तरक्की नहीं करनी, हमने जाहल ही रहना है। और हमें जाहल औरत इसलिए पसंद है कि वो हमारे उसे अच्छाई और बुराई में पहचान ना हो जाए, क्योंकि वो जब तक उस बेचारी को अच्छाई बुराई की पहचान नहीं रहेगी, हम उसे ये कहेंगे कि औरत की इज्जत सिर्फ जूते की तरह है। मैंने बेशुमार मर्दों के मुंह से ये सुना है, औरत पाँव की जूती है, जब पूरी ना आए तो इसे चेंज कर लो। आप उस जूती का तयन करने वाले कौन होते हैं? आपको क्या पता कि औरत का मुकाम क्या है? अगर आप खुद को इस्लाम के हिसाब से समझते हैं मेल हजरात कि हम मुसलमान हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, तो काइंडली इस्लाम में तो औरत को बहुत ज्यादा मुकाम दिया गया है। औरत को माँ का मुकाम किया है, बाप से 3 गुना ज्यादा इस्लाम ने माँ को मुकाम दिया। अगर वो बेटी है तो घर की रहमत है। इतने इस्लाम ने इस औरत को इतने ज्यादा हुकूक अता फरमाए, इतना कुछ बताया औरत के बारे में। लेकिन अफसोस है हमारा माशरा आज भी इस वजह से फीमेल को नहीं पढ़ाता कि ये कहीं हमसे आगे ना चली जाए। ये मर्दों के अंदर ना एक अना बहुत है, एक ईगो बहुत ज्यादा है कि अगर औरत कुछ पढ़ लिख गई या कुछ आगे चलेगी, पता नहीं कौन सा खजाना है, कौन सा मार्ग है, या ये जो औरत ने हासिल कर लेना है वो हम मर्दों को हासिल नहीं है। जबकि अगर पढ़ी लिखी माएँ होंगी ना, एक पढ़ी लिखी औरत हो तो 40 खानदान संवर जाते हैं। एक अनपढ़ औरत हो ना तो आपकी नस्लें तबाह कर देती है। लेकिन ये बात मर्दों को नस्लें तबाह करने वाली इसलिए पसंद है कि इसमें उनकी अना बरकरार है, और वो ये कहें कि औरत की वो अच्छा। ये थोड़ा सा एक और मैं बात कर लूँ, ये मर्द हजरात ने ये जो अपने से काफ़ी चीज़ों की बनाई हुई है ना, ये दो एक आए तो उसमें ये तर्जमा करके सुना देते हैं, मर्द औरतों से अफजल है। उसकी मुकम्मल डिटेल नहीं ये बताते कि उसकी रीज़न क्या है, ये अफजल है किस जगह पे। ये अफजल के चक्कर में हर औरत को अपने से नीचे और खुद को अफजल समझने में बैठे होते हैं। ये किसी वजह से अफजल है, अगर वो वजह नहीं ना आप कर सकते पूरी, तो औरत के लिए आप कोई अफजल नहीं है। काइंडली माजरत के साथ अपनी बच्चों को पढ़ाएं। और ये जो है ना मैरिड, ये जो चीज़ें आप सोचते हैं औरत मर्द में फ़र्क, इन चीज़ों को छोड़ दें। आप जो मर्द हैं अपने मर्द ही रहना, आपने औरत नहीं बन जाना। अगर औरत पढ़ लिख जाएगी, उन्हें पढ़ाएं और अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, और अपने रिश्तेदारों की बोंगी बातों पे ना ध्यान कम दें, और अपनी औलाद की तरफ ध्यान दें। आपकी नस्लें संवर जाएंगी। अगर औरत की तरबियत अच्छी हो जाएगी ना, तो यकीन करें माशरे का हर मर्द जो है ना वो संवरना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने ना पढ़ी लिखी औरत से कुछ हासिल करना है, ना उसे पढ़ाना है, तो हमें जाहिलियत पसंद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।